My voice is audible? चलो, कितने लोग आज जाग रहे हैं भाई? ओके, इट्स वी आर नियर टू स्टैंडर्ड नंबर 60। सुई जाओ जो सो जाए, कैमरा क्यों ऑफ रखते हो तुम लोग हैं? नमन इज देयर, धन्या इज देयर, रुतवा इज देयर, निराली इज देयर, जैद इज देयर, कौस्तुभ इज देयर, देवांग, रीति, नमन, दिशा, रिया, मैत्री, वैभवी, सानिया, दीपक, दीपा, धीर, निकुंज, रियल, दुर्वा, अनक्षणम, दीपक, पूजा, पार्थ पटेल तो कार्टून रखा है, रोनाली, आयुषी, पूजा, बंसरी, द्वारकेश, ध्रुवांशी, महक, हेली, कामाक्षी, देवयानी, जागृति, सर्जिता, अभिरूप, मंदर, निर्वा इज देयर, प्राची, छाया इज देयर। ओके, थोड़े बढ़ गए स्टैंडर्ड से। चलो, आज जो हम करने वाले हैं वो है थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन, जिसमें मुझे ऐसा है कि आप लोगों को शायद नहीं है। पिछली बार मैंने जब सब केस स्टडी करवाई थी तो आंसर्स मैंने ओरली बोले थे, तो पता नहीं एक दो बच्चों का ऐसा था सर बाद में कि नहीं पता चला, तो नहीं पता चलने जैसा कुछ था नहीं। सी, लॉ में एक बेसिक रिक्वायरमेंट याद रखने की, अगर कोई चीज एक बार में नहीं समझ में आती है तो दो तीन बार पढ़ने का। अभी इंटर की एग्जाम्स हुई ना, उसमें इंटर की एग्जाम में अकाउंट्स पेपर वाज वेरी इजी, लॉ पेपर वाज आल्सो इजी, सो नाउ दे आर वेटिंग फॉर कॉस्टिंग। अभी चालू है एग्जाम्स ये की और इंटर की और फाइनल की। So comparatively, nothing new was there in current two papers completed. तो अभी देखते हैं। बराबर, तो अभी मैंने क्या किया, आपको कौन सा पेपर है ये मैं बता देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो कहीं से ढूंढना हो तो। जुलाई 2021 का पेपर है, आंसर आपको देने का, बट फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे फास्ट ट्रैक। नहीं समझ में आता है तो ये आंसर ढूंढ लेने का आपको, बराबर। बट ट्राई क्या करनी चाहिए कि खुद आंसर दो ब्रॉडली, बराबर, डिटेल में नहीं, यस नो, हो सकता है ऐसा, नहीं हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अपने को पता चले कि अपने को कौन सा चैप्टर खास करना है। बाई चार्ट आई एम थिंकिंग दैट मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो, आज संडे है नहीं, मेरा तो मुझे तो याद ही नहीं रहता। तो मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो मॉर्निंग मैं ट्राई करूंगा, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ। ओके, थोड़ा ट्रैवलिंग रहता है इसलिए। तो एलएलपी फास्ट ट्रैक रिवीजन विल डू। ओके, एलएलपी बाकी है ना, मैंने नहीं करवाया रिवीजन, कि करवाए? ऑल्दो इट्स इजी टॉपिक, एलएलपी रिवीजन इज डन। ट्रैक तो आपको ही रखना पड़ता है, मुझे नहीं याद रहता उतना। ओके, सो विल गो फॉर एलएलपी रिवीजन फास्ट ट्रैक। ओके, अभी देखो पेपर है, आप लोगों को ट्राई करना है, बट इसमें क्वेश्चंस थोड़े से अलग है, एक दो क्वेश्चंस थोड़े से अलग है, तो मुझे लगा इसको कवर कर देते हैं। बराबर, पहला क्वेश्चन तो सिंपल है कि कंपलसरी में रीजन देना है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या वॉइड। बराबर, अभी इसमें क्या होगा, 4 मार्क का है तो ऑब्वियसली सब एक एक मार्क का ही होगा, तो रीजनिंग चाहिए थोड़ा सा, बट पहले वैलिड और वॉइड बता देने का, बाकी सब बाद में। हाँ चलो, स्क्रीन विजिबल है। नंबर 1, ए क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड, एक क्लॉज लिखा था हमने कॉन्ट्रैक्ट में, दैट नो एक्शन शुड बी ब्रॉट अपॉन इन केस ऑफ ब्रीच, यानी अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो हम उस पर केस नहीं कर पाएंगे, ऐसा मतलब होता है इसका। नहीं समझ में आता है तो 2 बार पढ़ने का। ओके, चलो क्या लगता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा?
सैद, द्वारकेश, रुतवा, वंशिका, हिनल, निर्वा, पार्थ, कितने बच्चों के आंसर आ रहा है? नो। चलो करेक्ट, नहीं चलेगा ये, तो इट विल बी ट्रीटेड एज बॉय। चलो नेक्स्ट, वेयर टू courts have jurisdiction, to try a suit, an agreement between the parties that suit should be filed in one of those courts alone and not in others. समझ में आया? When two courts are there, दो court having jurisdiction to try a suit, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हम एक एरिया में दो कोर्ट है, तो उन्होंने एग्रीमेंट किया है भाई अगर झगड़ा होगा तो हम इस कोर्ट में जाएंगे और उस कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो चलेगा ऐसा? चलो, दिव्या सेज वैलिड, नमन सेज वैलिड, लालजी सेज वैलिड, यस। डीएफ है, इसको आर्बिट्रेशन भी बोल सकते हैं, ये चलेगा, इसमें हम उसको जस्टिस लेने से मना नहीं कर रहे हैं, हम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ओके, करेक्ट। चलो, वेरी गुड। थर्ड, X offers to sell his Maruti car to Y. Y believes that X has only WagonR car. एक बार फिर से, X ऑफर करता है उसकी मारुति कार बेचने के लिए, और Y सोच रहा है कि उसके पास WagonR कार ही है और मैं उसी को खरीदने की बात कर रहा हूँ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा? इसमें कोई रीजनिंग दे सकता है क्यों वॉइड? Void is correct answer. Dwarkesh, very good. It has to be same thing in same sense. Consent, not free consent, same thing in same sense. Chalo, next, very good. X is a physician, surgeon है, he employs Y, Y को जॉब पे रखा है आपने as an assistant on salary, सैलरी दे रहे हैं हम उसको 75,000. हेली इज ऑल्सो करेक्ट, कंसेंसस एडेड हिम। तो यहाँ पे हमने एक आदमी को जॉब पे रखा है जिसका 75,000 सैलरी है, ओके, फॉर अ टर्म ऑफ 2 years, 2 साल के लिए। एंड वाई एग्रीज, वाई ने ऐसा बोला कि ही विल नॉट डू प्रैक्टिस, यानी वो खुद का ऑफिस नहीं खोलेगा एज अ सर्जन फॉर फिजिशियन ड्यूरिंग दिस 2 years। क्या लगता है? वैलिड, क्योंकि ये रीजनेबल रूल है, रीजनेबल है, पर हम उसको ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि तुम लाइफ टाइम मत करो, ये मत करो। ओपीसी का आ गया, ओपीसी, आई होप यू नो, 1% कंपनी, उसका प्रोविजन। ओके, वाई इनकॉर्पोरेटेड, वाई के बीच में आ रहा है, देखो योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, ठीक है, बट नहीं होगा प्रॉब्लम, अपने पास बैकअप है। Y incorporated 1% company making his sister Z as a nominee. Z is leaving India permanently due to her marriage abroad. Due to this fact, she is withdrawing her consent of nomination in ZOPC. Taking into consideration the provision of Companies Act, answer following question. Number 1, is it mandatory for Z to withdraw her nomination in ZOPC if she is leaving India permanently? Yes or no should be your answer. चलो, बहुत सारे बच्चों का आंसर यस है, तो करेक्ट आंसर यस, क्योंकि उसमें आपको इंडियन नॉमिनी होना चाहिए, कंपलसरी है, बाहर जा रहे हो तो नॉन रेसिडेंट हो जाओगे। करेक्ट। नेक्स्ट, कैन जेड कंटिन्यू हर नॉमिनेशन इन सेड ओबीसी? कैन जेड कंटिन्यू हर nomination in said OPC if she maintained the status of a resident of India after her marriage? और रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे होते हैं? रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे होंगे? 120 के 180 डेज। अब देखो, आप इसका आंसर देखोगे तो व्हाट यू सेड, फर्स्ट इज वॉइड, सेकंड इज वैलिड, second is also what, third is void, fourth is valid,
अभी आपने जो बोला आंसर इज यस, इसमें भी यस, बट नॉट लेस देन क्या है 182 डेज। अब सुनो डियर फ्रेंड्स, सुनो सुनो, लॉ में कई बार क्या होता है 182 डेज होता है, बट इसमें चेंज हो गया है, ये एक आंसर पुराना है, पर अभी अमेंड होके वो 120 डेज हो गया है, यानी हिमेश, आयुषी, आर्यन, देवांशी, ईशिता, ये करेक्ट है अभी। बराबर 182 डेज था, बुक में भी हो सकता है, बट अभी वो एडिट हो गया है, अभी 120, सो यार 120 आंसर विल बी करेक्ट। देखो पुराने क्वेश्चंस पढ़ने में ये एक वही रिस्क होता है कि अगर कोई चेंज हुआ, और चेंज आपको पता है लॉ में खाली कंपनीज एक्ट में और एलएलपी में ही चेंज होता है। एक चीज मैं ट्राई करूंगा, अगर कल कर सकता हूँ या ना मंडे या ट्यूसडे में कोई मुझे रिमाइंड कराना, मंडे तो कल ही है, कि क्या था यार आप लोगों का अमेंडमेंट का भी कोई शीट था ना स्टेट्यूटरी का एलएलपी में, वो ले लेंगे, वो भी तो बाकी है। लिया है सचिन सर ने चैनल वैनल पे उनके, एक स्टेट्यूटरी अपडेट होता है ना छोटा सा 8-10 पेज का। नहीं पता, पता ही नहीं। होता है लॉ में माइनर चेंज आता है ना, उसके क्वेश्चंस आते हैं, देख लेंगे। आज चलो नहीं लिया है तो मैं ले लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, खाली रिमाइंड करवा देना मुझे, बराबर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा होगा तो एलएलपी के रिवीजन के साथ उसको कवर कर लेंगे, बट वो फिर होगा नहीं सुबह आधे घंटे, इट माइट टेक सम 40 मिनट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ क्लियर क्वेश्चन, एलएलपी रिलेटेड, कुछ खास नहीं है उसमें, फिर केस स्टडी देख रहे हैं हम इसलिए। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3, उसमें इम्प्लाइड ऑथोरिटीज, ओके नाउ दिस इज जॉइंट केस स्टडी। ओके केस स्टडी आप लोगों को मुझे ज्यादा अच्छा करवाना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो यू हैव टू लर्न ओनली। ओके XYZ jointly borrowed 90,000 from L. L से पैसे लिए इन तीनों ने, XYZ ने। ओके डिसाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग द लाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी यूनिट 4, जिसमें से मैं बोलता हूँ जनरली क्वेश्चन नहीं पूछते, या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं केस स्टडी। यूनिट 4 में है जॉइंट प्रॉमिस और जॉइंट प्रॉमिस। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, वेदर एल कैन कंपेल ओनली वाई टू पे एंटायर लोन। क्या एल वाई को बोल सकते हैं तू ही सबके सब पैसे दे भाई? नो 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 नो, इतने सारे नो, किसी एक आदमी ने गलती से ऊपर यस बोल दिया था, नमन ने, यार नमन, बाकी सबका नो। ये क्या हो गया पता है आपको डीएफएस, आपने दिल से जवाब दे दिया, दिल से जवाब देने में गड़बड़ हो जाएगी, मार्क्स चले जाएंगे। ओके यस, इसमें यस आंसर आता है। आप लोग भूल गए क्लास में मैंने जब सेशन लिया ना, तब मैं बोलता हूँ ये एक आदमी मुझसे पैसे लेने आता है, फिर मैं नहीं देता हूँ, फिर 2 आदमी आते हैं, फिर मैं नहीं देता हूँ, फिर 3 आते हैं तो मैं देता हूँ। तो रीजन क्या होता है जॉइंट का, क्या 3 में से अगर कोई गायब हो गया तो मैं किसी एक आदमी से भी पैसे रिकवर कर सकता हूँ, फिर वो बाकी के 2 से कर लेगा। ओके तो यहाँ पे जो पहला आंसर है ना, कि कैन एल कंपेल ओनली वाई, तो आंसर इज यस। फिर वाई जो है वो एक्स और जेड से ले लेगा, बाकी मैं तो एक आदमी से लेगा, क्यों पता है, ये पैसे मैंने कंबाइंडली दिए, तो मैं किसी से भी ले सकता हूँ, इट्स अ जॉइंट बोरो। ओके सो ओके यहाँ पे आंसर यस आएगा। ओके इसलिए मैंने बोला था थोड़े और क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे यस। दूसरे में क्या लिखा है, वेदर एल कैन कंपेल ओनली लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वाई, यानी मान लो वाई मर गया है, तो वाई का बच्चा टू पे द लोन ऑफ 90,000, अगर एक्स वाई और जेड मर गए, अगर एक्स वाई और जेड मर गए, तो क्या एल वाई के बेटे से लोन मांग सकता है? अब सोच में पड़ गए सब, तो किससे मांग सकता है? नो लिखा है तो किससे मांग सकता है?
यस वाले से तो आर्ग्यूमेंट करता ही नहीं हूं मैं। नो अगर आप बोलते हो कि नहीं वाई से नहीं मांग सकते, अगर एक्स वाई जेड मर गए तो किससे मांग सकते हैं? ये पूरा वही चीज है जो क्लास में डिस्कस किया था। It's only from those who have borrowed. गिवन क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से देखो। हाँ सरजीता से सर एक्स एंड जेड रिप्रेजेंटेटिव। ओके क्वेश्चन एक बार फिर से देखो। निर्वा से एवरीवन्स रिप्रेजेंटेटिव। ओके करेक्ट। अब सुनो आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझो, ध्यान से। यहाँ पे उसने क्या बोला, वाई नहीं मरा है, तीनों मर गए। आप समझो एक्स वाई जेड तीनों मर गए, जल्दी नहीं करने की, और पैसे आप सिर्फ वाई के बेटे से मांग रहे हो। ऐसा थोड़ा रूल था। रूल क्या था पता है आपको? अगर वाई मर जाता है ना, वाई मर जाता है तो वाई का बेटा और एक्स और जेड जिंदा। अगर एक्स मर जाता है तो एक्स का बेटा वाई और जेड जिंदा। ऐसा मैंने समझाया था, और मैंने ऐसा बोला था अगर तीनों मर गए तो तीनों के बेटों से मांगने का। बराबर। तो यहाँ पे लोन है, लोन कोई स्पेशलाइज थिंग नहीं है आर्टिस्ट जैसा, ड्राइंग जैसा कि बच्चों से नहीं मांग सकते। यहाँ पे मांग सकते हैं अगर, लेकिन ये मर गए तो तीनों के सन से, एक्स सन वाई सन एंड जेड सन। बराबर। तीनों से मांग सकते हैं। लो लॉ है, इट्स अ लोन। ओके सो एनीवन कैन बी चार्ज फॉर दैट। पहले इस दोनों के आंसर देख लेते हैं वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट केस में ऐसा लिखा है कि यस वाई कैन कंपेल ओनली वाई फॉर 90,000, किसी एक से मांग सकते हैं। दूसरा, जब कोई दो मर जाता है, कोई एक मर जाता है तो बाकी के ज्वाइंट सर्वाइवर, और सब मर जाते हैं तो सबके सर्वाइवर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, तीनों मर गए। तीनों मर गए तो हम एक आदमी से नहीं मांग सकते, तीनों से मांग सकते। सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑफ जेड, एक्स वाई एंड जेड, सो एल कैन नॉट कंपेल ओनली वाई। एक पे बर्डन नहीं डाल सकते, ऊपर डाल सकते हैं, बच्चों पे नहीं डाल सकते। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर। हाँ किसी को कंफ्यूजन है? मैं यहाँ पे अभी एक एक लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, बट किसी को कंफ्यूजन है तो तुरंत पूछ लेना। और आपको कभी पढ़ते वक्त कंफ्यूजन आता है तो स्पेसिफिक अंडरलाइन करके ये लाइन का मतलब मैं ऐसा समझा हूं, क्या वो राइट है सर कि रॉन्ग है, ऐसा क्वेश्चन पूछने का। और फोटो मत भेजो। आप आधे पेज का फोटो भेज दोगे, मैं थोड़ा पढ़ूंगा। और समझ में भी मुझे मुझे कैसे आएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया? ओके बी स्पेसिफिक। ओके कि सर ये लाइन नहीं समझ में, या नहीं समझ में ऐसा तो लिखो ही मत। ऐसा लिखोगे ये लाइन का मतलब मैंने ऐसा समझा है तो सर ये राइट है कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से रॉन्ग आ रहा है, तो मुझे पता चलेगा कि आपने क्या मिस इंटरप्रिटेशन किया है। ओके सो नाउ थर्ड वन, whether y and z are released from their liability to L and x is released from the liability to y and z for contribution। कितना कंफ्यूजिंग कर दिया। whether y and z released from their liability to L and x is released from his liability to y and z for contribution if, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, if L relaxes x from his liability and he choose only y and z। यानी आप क्वेश्चन समझो कि x y z पे केस करने का था, L ने क्या किया, x को निकाल दिया, रिलीज कर दिया, यानी उसको फ्री कर दिया कि चल जाने दो, ये मासी का लड़का है, इससे पैसे नहीं लेते। और उसने केस किस पे किया, खाली y और z पे। तो अब क्वेश्चन क्या है कि वेदर y एंड z आर रिलीज फ्रॉम देयर लाइबिलिटी, क्या y z पे भी केस नहीं कर पाओगे? एंड x रिलीज हो गया, या x को फिर y और z को पैसे देने पड़ेंगे? ऐसा क्वेश्चन है। सो आई एम आस्किंग इन ए सिंपल फॉर्म, क्या x इस तरह से रिलीज हो सकता है और उसको पैसे नहीं देने के आएंगे y z को, या y z को पैसे देने के आएंगे? ओके रिलीज नहीं होंगे, नो, x इज लायबल। ओके लेटर ऑन y, नो सर x इज लायबल, x इज not liable to L but liable to Y Z Naman। Okay, X has to pay। Okay, we go with that majority, what you have understood is correct, कि वो liable तो होगा। बराबर। In case if X does not discharge Y and Z from liability, तो Y and Z will remain liable to pay entire debt। हम Y and Z से पूरे पैसे लेंगे, but X is not liable to pay L but he remains liable to pay Y and Z। Y and Z से all are equal partners।
ओके, करेक्ट। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्टनरशिप का है। मिस्टर एम is one of the 4 partner in XY enterprise. He owes a sum of 6 crore to his friend Mr. Z. यानी M, A, B, C 4 पार्टनर हैं। M को पैसे देने के पेबल टू मिस्टर Z कितने, तो कि भाई अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़, विच इज अनेबल टू पे, वो पैसे नहीं दे पा रहा। सो ही वांट्स टू सेल हिज शेयर्स टू द फर्म, शेयर्स इन फर्म टू मिस्टर Z। यानी मान लो उसका जो 25% का शेयर है और प्रॉपर्टी का शेयर है फर्म में, वो उसको दे देना है, क्योंकि वो पैसे देने के उसको, फॉर सेटलिंग द अमाउंट। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप डिस्कस द फॉलोइंग। सबसे पहला पॉइंट है, कैन मिस्टर एम वैलिडली ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म बाय वे ऑफ सेल। क्या एम फर्म में से निकल सकता है और उसका हिस्सा बेच सकता है मिस्टर जेड को, कि भाई अब मुझे नहीं रहना है फर्म में क्योंकि मेरे पास पैसे है नहीं और मुझे किसी और को देना है, तो मैं दूं, उससे अच्छा आप, मैं इसमें से निकलता हूं, मेरा जो भी हिस्सा बनता है वो मुझे दे दो, मैं जेड को दे दे रहा हूं, मैं जेड को देना चाहता हूं। चलो, कुछ केस यस इफ ऑल एग्रीज, यस इफ ऑल पार्टनर एग्रीज, यस 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 यस। ओके, यस और नो बोथ आर सेम। यस विथ ऑल कंसेंट, नो विदाउट कंसेंट नहीं कर सकते। तो आंसर इज करेक्ट, आपका आंसर करेक्ट है, यस कर सकते हैं विथ परमिशन, विथ ऑल परमिशन, कुछ इलीगल नहीं है इसमें, बराबर, करेक्ट आंसर। दूसरा, व्हाट वुड बी द राइट ऑफ ट्रांसफरी। डीएफएस ट्रांसफरी यानी पता चलता है आपको ये कौन से केस की बात कर रहे हैं, बताए, सब पार्टनर की बात कर रहे हैं। इसमें एम जो होगा वो ट्रांसफरर होगा और ये जेड जो होगा वो ट्रांसफरी होगा। इज इट ओके? So what would be the rights of transferee Mr. Z in case Mr. M wants to retire from the firm after the period of 6 months from the date of transfer? डी भाई ये 6 मंथ खाली खाली लिखा है, ये माइनर नहीं है, बट आपको पूछते हैं राइट्स क्या है ट्रांसफरी की, तो आपको याद होना चाहिए एक सब पार्टनर का पॉइंट था कि ट्रांसफरी क्या कर सकता है और ट्रांसफरी क्या नहीं कर सकता, बराबर। तो ही इज एंटाइटल फॉर द प्रॉफिट ऑल्सो, ही इज एंटाइटल फॉर शेयर ऑल्सो। मान लो मिस्टर जेड मर गया, तो मिस्टर एम मर गया तो उसका हिस्से का प्रॉपर्टी भी ले सकता है। और मिस्टर जेड क्या नहीं कर सकता है, तो मिस्टर जेड क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मांग सकता, वो चैलेंज नहीं कर सकता कि प्रॉफिट राइट है कि रॉन्ग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन शॉर्ट यू हैव टू राइट डाउन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट सब पार्टनर। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन था, खाली केस स्टडी जैसा था। फिर यहाँ पे सिंपल सोगा का पॉइंट था, शूट फॉर प्राइज, नॉन एक्सेप्टेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एम मांग सकता है और वो उसका हिस्सा मांग सकता है। ओके, चलो लास्ट, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन, फिर नहीं है। मिस्टर दास इन ए जनरल स्टोर वेंट टू परचेस 200 kg ऑफ बासमती राइस ऑफ स्पेसिफिक लेंथ। ये शायद देखा हुआ होगा, स्पेसिफिक लेंथ फ्रॉम होलसेलर, उसने बोला इतनी लेंथ वाला बासमती राइस चाहिए। ही सॉ द सैंपल आल्सो and agreed to buy also the one with a price quoted of 150 per kg. While examining the sample, Mr. Das failed to notice that rice contains mix of long and short grain. The wholesaler supplied the quantity required exactly the same as shown in sample. However, Mr. Das sold the rice to one of regular customer and she complained that rice contained 2 qualities of rice and returned the rice. Now, with reference to the provision of Sale of Goods Act, discuss the option open to Mr. Das for grievance redressal. What would be your answer in case Mr. Das has specified the exact requirement as to length of rice? पहला क्वेश्चन ऐसा है कि भाई क्या मिस्टर दास ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मिस्टर दास ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वेरी गुड, नहीं कर सकते, मेजोरिटी करेक्ट आंसर। और क्यों नहीं कर सकते, उसके 2 सारे रीजन है। लेट द बायर बीवेयर भी है और यहाँ पे मिस्टर दास खास फेल हो गए चेक करने में,
तो यार ये तो आपकी भी गलती है, केवी अटेम्प्टर भी बोल सकते हैं, करेक्ट। बट फिर यहाँ पे डीएफएन क्वेश्चन में चेंज है सेकेंड पार्ट में। क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर मिस्टर दास ने स्पेसिफाइड किया है कि भाई हम जो आपसे राइज ले रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर प्लस हाइट का ही होना चाहिए, वरना नहीं चलेगा, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। यस, तो फिर वो कर सकता है। ओके, देन ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे डीएफएन सेल बाय द सैंपल का पूरा पहले प्रोविजन लिख दिया कि करस्पॉन्ड टू सैंपल होना चाहिए, मैच होना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। इन इंस्टेंस के मिस्टर दास ने एग्जामिनेशन ठीक से किया नहीं, बराबर, तो इन दैट केस वो मिस्टर दास विल नॉट बी सक्सेसफुल, तो उसमें मिस्टर दास जीतेंगे नहीं, बराबर। But in case if Mr. Das has specified exact requirement of length, then there is an implied condition कि भाई goods should correspond with description, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर सकता है। फिर होल्डिंग सब्सिडरी का बोला है, दैट इज ओके। एसोसिएट कंपनी का बोला, these are also direct questions, supervening impossibility, guarantee, etc etc। ओके, तो आज के लिए इतना, कुछ खास नहीं था, बट केस अच्छे थे, बराबर, केस अच्छे थे, तो आई थॉट कि एक बार कर लेते हैं। अभी देखो, मोस्ट प्रॉब्ली व्हाट आई विल ट्राई टुमारो, आई एम टेलिंग यू इन एडवांस, कि मैक्सिमम चांसेस है कि कल मैं आपको अमेंडमेंट करवा दूं। अभी सुनो, मैं करवा दूं, फिर सचिन सर करवाते हैं तो सुन लेने का, बराबर, ऐसा नहीं कि हो गए सर जाने दो ऐसा, फिर आलतू में आर्ग्यूमेंट भी नहीं करने का। जो बच्चे अभी लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे हैं वो वहां पे कर लेंगे अटेंड। ओके, वो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं करना है, खाली खाली कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे बट फिर ऐसा ना हो कि सर उनको ऐसा लगे कि सर आपने मुझे बोला था फिर आपने करवा दिया। मैंने उनको बोला था, क्योंकि क्लास में मुझे एक दो बच्चों ने रिमाइंड करवाया था, वो व्हाट आई रिमेम्बर प्री दिवाली, तो मैंने उनको बोला था सर आपने कंपनी से पढ़ा है तो आप ले लो। कंपनी से में ऐसा कुछ है नहीं, मैं भी पढ़ाई देता हूँ फाउंडेशन लेवल पे, कोई ना हो तो, बट इट्स ओके नाउ। सो we'll try to cover up that amendment and we'll try to take revision of LLP। ओके, उस सेगमेंट को कंप्लीट करते हैं। मोस्टली ट्राई करूंगा कल, कल नहीं तो परसों। ओके, सेशन तो कल होगा, बट वो अमेंडमेंट तो क्या है, थोड़ा एकदम डिफाइन करके रखना पड़ता है, पहले ये था अब ये है, पहले ये था अब ये था। आप मेरे YouTube पे देखोगे ना, तो जीएसटी के अमेंडमेंट लेक्चर में लेता हूँ तो उस तरह से ही है। खाली पढ़ने में नहीं मजा आता, उसमें कंपैरिजन करना पड़ता है, वरना याद ही नहीं रहेगा आपको। जैसे अभी 182 था, उसका 120 हो गया। और इंस्टीट्यूट का कैसा होता है, खास अमेंडमेंट हो तो एग्जाम में पूछते हैं। ये जब 182 का 120 किया था तब भी पूछा था ये एग्जाम में। उनको ऐसा जानना होता है बच्चे अमेंडमेंट देखते हैं कि नहीं। ओके, चलो टेक केयर, पढ़ो, मिलते हैं फिर।